and it's important to take that with a pinch of salt. When you say the truth, it's bitter for many others. And to talk about the price of telling the truth, I want to invite Mr. Shripal. He's the editor at TV 18 in Rajasthan. Give a big round of applause. He's been with TV 18, News 18, Rajasthan for the 6th year right now, and almost 3 decades of work experience. It's a pleasure to have you, sir. Over to you. मैं थोड़ा अपडेट कर दूं, न्यूज़ 18 में मैं एडिटर था, अब हूं नहीं, क्योंकि सच बोलने की कीमत यही होती है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सुबह एक मैसेज भेजा था, मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने एक शेर भेजा था कि झूठ मांगेगा गवाही, सच को हकलाना पड़ेगा, सच अगर बोलोगे दोस्त बहुत पछताना पड़ेगा। आप सभी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, और अगर आपको लगता है कि जर्नलिज्म का स्कोप है, जर्नलिज्म करनी है, तो ये संवाद इसलिए कि आप अपने आप को तैयार कर लें उसके लिए कि अगर आप सच लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी टर्म दूसरा चल रहा है। अगर आप जर्नलिज्म करते हैं तो आपके लिए दिक्कतें बहुत होगी, और अगर आप मीडिया कर्मी के बतौर काम करेंगे तो लगता है कि आपका एक लंबा कैरियर हो सकता है। और सरकारें चाहे कोई सी भी हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, आसाम की हो, केंद्र की हो, कहीं की भी हो, सरकारों को अब सच सुनने की आदत नहीं रही है। इसलिए आप लगातार देखेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अब लगातार धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब बहुत आसान है कि इस तरह की स्टोरीज पर हम काम करें जो टीआरपी दे जाए, चैनल को ऊपर ले जाए, और बिना किसी रिस्क के नौकरी पूरी हो जाए। एक दौर था जब टेलीविज़न चैनल भूत प्रेत की कहानियों से चलते थे, और उसमें किसी तरह का कोई डिफेमेशन नहीं होता था, किसी तरह के कोई विवाद खड़े नहीं होते थे। और अब एक दौर ऐसा है जिसमें 3-4 गेस्ट बिठा करके और बहस खड़ी की जाती है, एजेंडा तय किया जाता है, और उसके बहाने से टीआरपी लड़ रहे हैं। और उसमें से 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स को 2 से 3 साल तक की सज़ा हुई है, लेकिन 70 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अभी हमें पता नहीं कि वो कब जा कर के सुनवाई में आएंगे और कब हम उसमें बयान दे पाएंगे। जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। खासतौर पर जो आपने ऑपरेशन किया उसको प्रूव कैसे करेंगे, अदालत में प्रूव करना होता है। और मुझे कई बार ये सोचकर बेचैनी होती है कि जब मैंने आज तक में जो स्टिंग ऑपरेशन किया नागालैंड में, दीमापुर में जाकर के, नोटबंदी के दौरान, जब 500 और 1000 रुपये के नोट से दिल्ली में, बॉम्बे में खाना नहीं मिल रहा था, उस वक्त हमने हथियारों की खरीद करके बताया कि इन 500 और 1000 के नोट से आप देश के एक हिस्से में हथियारों की खरीद कर सकते हो। और उसके बाद में वहाँ के गन हाउसेज के लाइसेंस रद्द कर दिए गए जो स्टिंग ऑपरेशन में हमारे शामिल हुए थे। उनके मामलों में जब हमारे पास में बयान देने का वक्त आएगा, तो यहाँ से दीमापुर जाकर के हम किस तरह से उन केसेस को स्टेब्लिश कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। तो ये इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर आप सच बोलने की कोशिश करेंगे, सच को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो सरकारें चाहे कोई भी हो, वो आपको उस लेवल पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे ताकि आप एक नज़ीर बने और दूसरे लोग हिम्मत नहीं जुटा सकें सच बोलने की। इसलिए आप इस फील्ड में अगर जा रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि अगर आपको उस रास्ते पर जाना है तो एक तो फ़कीरी का रास्ता आप पहले से तय कर लें। जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप नहीं करें, जैसे ज़्यादा बड़े लोन नहीं लें मकान के लिए, जिसकी वजह से आप दबाव में होते हैं। साथ में ज़्यादा बड़े सपने नहीं पालें बच्चों को लेकर के कि उनको आपको एक अच्छी एजुकेशन दिलवानी है। हाल ही में मेरे पास में इस वक्त 5 ऐसे ऑफर हैं जिन पर हम आगे बढ़ सकते हैं।
हमारे एक साथी हैं प्रदीप जी, वो भी उस लास्ट जो मीटिंग थी एक चैनल के साथ में, मैंने उनको कहा कि हम 3.5 साल का आपको एक प्रोग्राम दे सकते हैं। तो उनका सवाल था आप 3.5 साल का क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा 3.5 साल के बाद आप मुझे निकाल दोगे, ये मुझे पता है। क्योंकि चैनल नए स्टेब्लिश कब होते हैं, नए चैनल्स कब आते हैं? जब चुनाव सामने होता है। उस वक्त अपोजिशन को हम शूट करते हैं। सरकार भी अगर दबाव बनाती है तो चैनल मालिक उस दबाव को झेल जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि सरकार बदलने वाली है और आने वाली सरकार में चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन जो सरकार में मौजूदा विपक्ष जब सरकार में आता है तो लोकसभा चुनाव आते आते वो हमारी खिलाफत स्टार्ट कर देता है कि साहब ये तो बेकार आदमी है, जब तक चुनाव नहीं था ये तो रद्दी आदमी है। फिर वो जब दबाव बनता है तो 1 साल तक तो मालिक लिहाज में निकाल देता है कि इनको कैसे कहें, किस तरह से टालें। लेकिन कुल मिलाकर के 3-3.5 साल का कार्यकाल हमारा होता है। तो मैंने कहा आपको 3.5 साल का मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको चैनल किस तरह से स्टेब्लिश करना है, उसके बाद में आपको हमें किस तरह से निकालना है ताकि आने वाली सरकार को आप खुश कर सकें। हालांकि जब आप इतने झटके झेल चुके होते हैं, 9वीं नौकरी अभी मेरी गई है और मुझे फक्र है कि एक मुख्यमंत्री को करीब 2 साल तक लड़ना पड़ा मेरे को हटवाने के लिए। तो मैं तो उस चैनल को, उस ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देता हूँ कि उसने 2 साल तक झटके झेल लिए हमारे चक्कर में। लेकिन हर मालिक इसको नहीं झेल सकता। हाँ, मुझे ये अच्छी तरह पता है कि हमने जर्नलिज्म की एक चैनल में, वॉइस ऑफ इंडिया में, वो जर्नलिज्म हम इसलिए कर पाए कि मालिक हमारे से भी ज़्यादा फकीर निकला। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। और जब वो पहली बार यहाँ आए तो मुझे लगा था वो बोरे वोरे सिलवा करके आए थे सरकार से बात करने के लिए। और मैंने कहा ये एक ब्यूरोक्रेट नौकरी छोड़ के आया, सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए इसको चैनल स्टेब्लिश करने के। तो उसको लगा ये 2-3 करोड़ रुपए मेरे को टहला रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ गई और उसके चक्कर में वो उसने हमें मौका दिया कि हम काम कर सकें। और टेलीविज़न में जो हम खुले तौर पे जर्नलिज्म कर सकते थे वो वॉइस ऑफ इंडिया के दौरान हमने किए। 2014 तक ये मौके हमारे पास अलग अलग चैनल्स में रहे, जहाँ पर भी हम रहे वहाँ पर ये काम करने की कोशिश की। लेकिन अंततः होता वो ये कि सरकारों का दखल बढ़ता है और ये जो आपको भ्रम है कि हम चौथा स्तंभ है, 5वां स्तंभ है, ये गलतफहमी आप कतई नहीं पालें कि हमने ज़बरदस्ती पाल रखी है। ठीक है, तो अगर आप ये इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने आप को इसमें होम करने के लिए आगे बढ़िए। अदरवाइज़ पैसा कमाने के लिए बहुत सारे धंधे हैं जिसमें आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, या फिर किसी न किसी सरकार के पैरोकार बन करके आप अच्छे से अच्छे चैनल में जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे चैनल की एंकरिंग हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब आप सच के साथ काम करते हैं। मैं अपने जर्नलिज्म के कैरियर को जब मैं उसको एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने कुछ कोशिश की काम करने की। 1994 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। हमने राजस्थान में 47 पुलिस हिरासत में मौतों के मामले को माया में उठाया। उनके फोटोग्राफ्स को देखने के बाद उस वक्त के जो हाईकोर्ट के जस्टिस थे मगराज कल्ला, वो रोने लग गए। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और देश में मानवाधिकार आयोग की पहली बार स्थापना उस खबर के बाद में, उस रिपोर्ट के बाद में उसको लेकर के बहस हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में डेथ को लेकर के गाइडलाइंस जारी की। उसके बाद में जब भी कोई कस्टोडियल डेथ होती है तो थाने के स्टाफ को तुरंत हटाया जाता है, एसएचओ के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाती है। 2005 में एक माँ, अगर आपने कोई स्टोरी देखी हो, मैं सहारा में था, एक माँ जिसके बच्चे बैंकॉक में, काठमांडू में, सिंगापुर में और जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में जवाहरात की गद्दी चलाते थे। उन्होंने अपनी माँ को कैद कर रखा था, उसके साथ इनह्यूमन बिहेव करते थे। उसका हमने एक
स्टिंग किया, उसको एक्सपोज किया, और उसके बाद में न केवल उस माँ को राहत मिली, देश में बुजुर्गों के संरक्षण का एक कानून बना 2007 में, ये उसके बाद में हुआ। और इसी तरह से जो डॉक्टर्स के मामले में जो हमने स्टिंग किया, एक्सपोज किया, उसके बाद में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में जो 2001 में लागू हुआ। आप लॉबी को देखिए कि किस तरह की लॉबी भारत में काम करती है। 1994 में एक कानून बनता है और उसका गजट नोटिफिकेशन 2001 तक नहीं हो पाता है कानून बनने के बाद में, क्योंकि डॉक्टर्स की लॉबी बहुत बड़ी ताकत वाली लॉबी थी। और आज की तारीख में वही लॉबी 5,000 करोड़ का कारोबार बेटियों के कत्ल करने के साथ करता है। 8.5 लाख बच्चियां हमारे देश में हर साल मार दी जाती है। उसको हमने जब स्टेब्लिश किया 140 डॉक्टर्स के स्टिंग ऑपरेशन के बाद, पीसीपीएनडीटी एक्ट उसके बाद स्ट्रेंथन हुआ, आईपीसी के सेक्शंस उसमें लगाए गए, और उसके बाद में डॉक्टर्स को सजा होने का प्रावधान बढ़ा, सख्ती बरती गई। तो कई बार सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर आप सच के साथ खड़े होते हैं, बतौर जर्नलिस्ट काम करते हैं, तो आप अपने जीवन में लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल्स पे एंकर्स को देख करके, उनके ग्लैमर को देख करके इस फील्ड में आ रहे हैं, तो एक बार आप विचार करें कि आपको किस रास्ते पर जाना है। रास्ते दोनों हैं। एक रास्ता ये है कि किसी नेता की पूंछ पकड़ करके आप आगे निकल जाइए, और दूसरा रास्ता ये है कि आप कुछ अलग करके दिखाइए, ताकि आप ज़िंदगी में अपने आप को कभी एनालाइज करें तो आपको एक मन में सेटिस्फेक्शन हो, और साथ में दूसरे लोगों के लिए भी आप नज़ीर बन सकें। अगर कोई आपके सवाल हो तो आप सवाल करें। सर, मेरा सवाल था कि 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अलग दल की सरकार है, केंद्र में अलग दल की सरकार है, लेकिन दोनों ही जगह मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मीडिया को लेके जो हस्तक्षेप है वो कितना हो रहा है, क्योंकि आप इसके व्यक्तिगत आपका एक अनुभव है, उसको थोड़ा साझा करें तो। देखिए, हस्तक्षेप आप डिबेट्स में देख सकते हैं, आपको कई बार हूबहू शब्द मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 अखबारों के हेडलाइंस एक साथ एक जैसी हो। लेकिन चैनल्स की डिबेट्स को आप देखेंगे तो आपको अचानक पता चलेगा कि साहब फेल्योर जो है वो सिस्टम का है, सरकार का नहीं है। एक सब सभी चैनल्स पे एक साथ नजर आएगा। लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री खुले तौर पे बोलता है कि अगर आपको विज्ञापन चाहिए तो सरकार की खबरें चलानी पड़ेगी। ये हिमाकत और हिम्मत कभी किसी सरकार ने नहीं की थी, वो आपातकाल के वक्त भी नहीं की थी। लेकिन ये वक्त बदलने का असर है, या इस बात का असर है कि हमारे मीडिया में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनको बैठने के लिए कहा जाता है लेकिन वो लेटने के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बाद में आपसे ये अपेक्षा हो जाती है कि अगर वो लेट रहा है तो आप पसर करके उनके पाँवों में क्यों नहीं गिर रहे। मुझसे भी ये सवाल किया गया था कि फला तो ये दिखा रहा है, आप क्यों नहीं दिखाते। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूं। वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो रिटायरमेंट की लाइफ अपनी जी रहा है। उसके पास उसकी 50 फाइलें आपके पास मौजूद होगी जिसमें आप बुला करके उसको तलब कर सकते हैं। लेकिन 32 साल 33 साल के करियर के बाद आप मेरा कुछ भी इसलिए नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैंने सरकार से कोई रियायत नहीं ली। इवन एक जर्नलिस्ट जब फील्ड में आता है तो वो एक्रेडिटेशन करवाना सबसे पहला सपना देखता है। मैंने 32 साल 33 साल के करियर के बाद सरकार से एक्रेडिटेशन भी नहीं लिया कि आप मेरा एक्रेडिटेशन रद्द कर सकें। दरअसल सरकार की गलती नहीं है, गलती हम मीडिया पर्सन्स की है कि हमने उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया और उसके बाद में उनको लगा कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये टट्टू है जिनकी सवारी आप आसानी से कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में आप और हम किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इसके ऊपर
हमें सबको मंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास में एक सबसे बड़ा मीडियम, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो अब डिजिटल मीडिया है कि हम उसकी तरफ देखें। हम सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को एक्टिवेट करें, अपनी रीच उधर बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको नौकरी मिले ना मिले, या नौकरी मिले उसके बाद में 5 साल बाद में आपको एक अलग तरह के एहसास से गुजरना पड़े। इसके बजाय आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखें, डिजिटल मीडिया की तरफ देखें, डिजिटल मीडिया खड़ा करने की कोशिश करें। हो सकता है 5 साल में आप एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ जाए कि आप 10 लोगों को रोजगार दे सकें। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इसमें क्या स्कोप है। हालांकि उसमें भी अभी एक ही धारा चल रही है कि या तो आप एक वर्ग के खिलाफ बोले या एक वर्ग के समर्थन में खड़े हो, तब आपकी बात को सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया, सुना, इसके लिए बहुत। आवाज Yes, sir. I just have one last question to you. आपने जैसे investigative journalism के बारे में बताया, I mean, the current political scenario obviously does not support it. But then, how do we as budding journalists make sure that we come and we report the truth and we are not any other Gauri Lankesh or any other Mohammed Zubair or any other journalist who's getting arrested or detained or suspended from their jobs? देखिए, मुझे लगता है जो बातचीत हमने की थी उसमें ये सारी चीज़ें आ गई है कि आपको बतौर जर्नलिस्ट किस तरह से काम करना है, किस तरह के स्कोप है, लेकिन इन परिस्थितियों में किस तरह से आप कर पाएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ख़ास तौर पर जब आपकी हायरार्की बढ़ती है, उसके बाद आपके पास दबाव आने चालू होते हैं, आपके ऊपर अलग अलग तरह के दबाव बनते हैं। बीइंग जर्नलिस्ट आपके पास स्कोप होता है कि आप शुरू में काम कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि पूरी भांग घुल चुकी है, लेकिन जो अवसर थे वो लगातार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब रामनाथ गोयन का नहीं है कि वो अपने पैसे फूंक करके और देश में क्रांति की बात करें। अब कॉरपोरेट मीडिया का ज़माना है, उनके 50 बिजनेस हैं, उनके आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है, उनके खिलाफ 10 तरह की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनको दबाव में आना पड़ता है। और मालिक जो इस फील्ड में आया है, जो बिजनेस कर रहा है मीडिया हाउस में, वो चूँकि बिजनेस कर रहा है तो उसकी अपनी सीमाएँ हैं। Thank you, sir. Indian National Congress, thank you so much for your presence. Just hand over the memento. Thank you.